इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल को सिर्फ बोरिंग तथ्यों की तरह नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि इस भारी भरकम भौगोलिक डेटा को एक बहुत ही शानदार और विजुअल मेंटल मैप में बदलने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ों को रट तो लेते हैं, लेकिन जब इन्हीं कंसेप्ट्स को मैप्स के जरिए गहराई से समझा जाता है तो पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है और वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले वैश्विक स्थिति, फिर पैमाना और चरम बिंदु, उसके बाद आंतरिक रेखाएं और जल क्षेत्र, और आखिर में पड़ोसी देश और सीमाएं। बस यही हमारा आज का रूट मैप है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो सच में हैरान कर देता है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि दुनिया के कुल भूभाग का कितना हिस्सा हमारे पास है? सिर्फ 2.4%। जी हाँ, ग्लोबल मैप पर देखें तो जमीन का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लगता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जमीन सिर्फ 2.4% है, लेकिन इसी छोटी सी जगह में पूरी दुनिया की लगभग 17.5% आबादी बसती है। जरा सोचिए, इतने सीमित भूभाग पर इतनी विशाल आबादी का घनत्व। ये बात इस क्षेत्र को डेमोग्राफिक रूप से दुनिया के सबसे अहम और संसाधन गहन इलाकों में से एक बना देती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अब अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक स्थिति, हमारी उत्पत्ति और पैमाना। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो लगभग 180 मिलियन साल पहले ये पूरा का पूरा विशाल भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। समय के साथ धीरे धीरे खिसकते हुए आज ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। और इसकी सीमाएं कमाल की हैं। हमारे पास 15,200 किलोमीटर लंबी एक ठोस जमीनी सीमा है और साथ ही 7,516 किलोमीटर तक फैली एक शानदार कोस्ट लाइन यानी तटीय सीमा है। ये जो एक विशाल चतुर्भुज जैसी आकृति बनती है ना, ये दुनिया भर में इसे बिल्कुल ही अलग पहचान देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पैमाना और चरम बिंदु, यानी हमारे राष्ट्र के आयाम और इसके आखिरी छोर। यहाँ पैमाने को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हमारा फैलाव है वो करीब 3,214 किलोमीटर लंबा है, जबकि पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। मतलब चौड़ाई के मुकाबले हमारी लंबाई कहीं ज्यादा है। ये जो अंतर है, यही हमारे देश को भौगोलिक रूप से एक बहुत ही अनोखा लंबा खिंचाव देता है। अब अगर इन चारों दिशाओं के बिल्कुल आखिरी छोर की बात करें तो उत्तर में ये लद्दाख के इंदिरा कॉल से शुरू होकर ठेठ दक्षिण में ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट तक जाता है। ये तो हुई उत्तर दक्षिण की बात। और पूर्व पश्चिम की बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से लेकर पश्चिम में गुजरात के गुहर मोती तक हमारा विस्तार है। सच कहूं तो ये दूरी अपने आप में अचंभित करने वाली है। यही वो 4 बिंदु हैं जो हमारे देश की अंतिम चौखट तय करते हैं। चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। भाग 3, आंतरिक रेखाएं और जल क्षेत्र, जिसमें हम समय और कर्क रेखा को समझेंगे। अब इतनी बड़ी भौगोलिक दूरी है तो पूरे देश में एक ही समय कैसे तय होगा? इसके लिए है हमारी मानक समय रेखा, जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहते हैं। ये रेखा भारत के 5 खास राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। पूरे देश की घड़ियों की सुइयां और हमारे समय का पूरा संतुलन बस इसी एक रेखा पर टिका हुआ है। तो प्रयागराज से होकर निकलने वाली ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही हमारा समय तय करती है। लेकिन जमीन से थोड़ा बाहर समंदर की तरफ चलें तो वहां आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। यह हमारी तटरेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक समंदर में फैला होता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में मिलने वाले खनिज, तेल और गैस पर राष्ट्र का विशेष और सबसे अहम अधिकार होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अक्षांशीय नजरिए से देखें तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन 8 राज्यों की एक चौड़ी पट्टी के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। ये कोई मामूली लकीर नहीं है। दरअसल ये रेखा हमारे देश की जलवायु को 2 हिस्सों में बांटने का काम करती है। नीचे का हिस्सा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और ऊपर का उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल है ना। कमाल की बात। और अगर हम इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को थोड़ा और ध्यान से ट्रेस करें तो एक बहुत ही मजेदार डिटेल सामने आती है। इस कर्क रेखा का सबसे लंबा हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है और सबसे छोटा वो महज राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को छूकर निकल जाता है।
अब इन 8 राज्यों के नाम एक साथ क्रम से याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार और असरदार जुगाड़ है। एक छोटी सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। सुनने में मज़ेदार है ना, लेकिन ये एक ऐसा गजब का फॉर्मूला है जो इस पूरे जटिल डेटा को पलक झपकते ही हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर देता है। इस ट्रिक को डिकोड करते ही सारे राज्यों के नाम तो सामने आ ही जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भूगोल का एक बहुत ही शानदार और हैरान करने वाला तथ्य भी छुपा है। क्या आप जानते हैं कि माही नदी पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। सच मानिए, ये एक ऐसा दुर्लभ फैक्ट है जो अक्सर अच्छे भूगोलविद्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अब हम अपने आखिरी और चौथे भाग की तरफ मुड़ते हैं, पड़ोसी देश और सीमाएं, यानी राष्ट्र की सीमा रेखाएं। हमारे कुल 7 पड़ोसी देश हैं, और अगर हम इन सीमाओं की लंबाई को देखें तो एक बहुत ही साफ क्रम नजर आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन नहीं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, जो करीब 4096 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे पर पाकिस्तान का नंबर आता है। और इस पूरे नेटवर्क में सबसे छोटी सीमा पता है किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर की। लेकिन इन सीमाओं की अहमियत सिर्फ इनकी लंबाई में नहीं है। यहाँ कई ऐतिहासिक सीमांकन रेखाएं मौजूद हैं, जैसे विभाजन की याद दिलाती रेड क्लिफ लाइन और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मैकमोहन लाइन। ये वो लकीरें हैं जो आज भी हमारी आधुनिक भू राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। अब तक के हमारे इस पूरे स्थानिक सफर को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ हमारे 9 तटीय राज्य हैं और दूसरी तरफ जमीनी सीमा वाले राज्य। ये एक विशाल प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर आकार बनाता है। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा खुले समंदर से घिरा है, जो दुनिया भर के साथ व्यापार और जहाजरानी के दरवाजे खोलता है। वहीं दूसरा बड़ा हिस्सा उन जटिल जमीनी सीमाओं से बंधा है जहां हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है। तो आखिर में इस पूरे मेंटल मैप को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, ये अद्वितीय भौगोलिक द्वंद्व, यानी एक तरफ इतनी उलझी हुई और विशाल अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमाएं और ठीक उसी समय दूसरी तरफ समंदर पर एक विशाल और शक्तिशाली कब्जा, ये सब मिलकर आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में राष्ट्र की ग्लोबल और रणनीतिक स्थिति को कैसे आकार देते हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें अपने इस शानदार भूभाग को सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर के नजरिए से गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है।